वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सब लोग अच्छे होंगे। चलते हैं, आज का टॉपिक है उपनिवेशवाद। आज उपनिवेशवाद पढ़ेंगे। आज मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 5वां है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 5वां से। इसलिए मैंने थोड़ा पहले लिख लिया है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ख़त्म करने में, और भी उसके बाद काम करने पड़ते हैं मुझे। चलिए अब नज़र डालते हैं इस पर। उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद है क्या, इस शब्द को भी समझेंगे। चलते हैं इस शब्द को। ये मुख्यतः एक आर्थिक संबंध है। क्या है? आर्थिक संबंध है। लेकिन इसके बारे में एक और चीज़ें जो फैलाई जाती हैं वो है कि उपनिवेश हम लोगों ने इसलिए लाया है, इसलिए इसको हम लोगों ने लाया है क्योंकि हम लोग अच्छे काम कर सकें। अच्छे काम इन द सेंस क्या, कि हम दूसरे देशों में जाएंगे जो जहाँ पे असभ्य लोग, निचले स्तर पर उनका जीवन बहुत ही लो स्टैंडर्ड है, हम उनको सुधारेंगे, अच्छा बनाएंगे और उनको वहाँ से निकालेंगे। लेकिन ऐसा आपको कहीं देखने को मिलता है? लगभग हमारे यहाँ 250 सालों तक उन्होंने हमें उपनिवेश बना कर रखा दिखता है कहीं? जो भी हम कर रहे हैं 70 सालों से, जब आज़ाद हुए, जब से हम अपने बल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा दिखता है कि उन्होंने हमें निकाला? तो नहीं। तो उपनिवेशवाद एक छलावा था, एक ऐसा लड्डू था, ठीक मथुरा की पेड़ा की तरह, जो खाए वो भी पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। तो ठीक उसी तरह उपनिवेशवाद को देखा जा सकता है कि उपनिवेशवाद, और उसने आर्थिक संबंध था। तो आर्थिक चीज़ें हर चीज़ों पर प्रभाव डालती हैं, चाहे वो राजनीति हो, प्रशासन हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, सारे क्षेत्रों पर उसने दबड़। और ये काल था वाणिज्यिक चरण का काल था, यानी औद्योगिक क्रांति हो ही गई थी। आपको पता है 1650 के आसपास वहाँ पे क्रांति हो चुकी थी। अब लगभग 100 सालों के बाद ये चीज़ें बदलने लगी, यानी 1757 से लेकर के 1813 ईस्वी तक जो वाणिज्यिक चरण जिसको हम कहेंगे, उसका कुछ उद्देश्य हुआ करता था, कुछ उसका कारण था। और इस कारण का एक उद्देश्य था अधिकाधिक रूप में राजस्व जुटाना, यानी कि जितना हो सके हमें राजस्व जुटाना है और उस राजस्व को उस बाजार में निवेश करना है, ताकि हम उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। और उसके अलावा इसका एक और उद्देश्य की जो पूर्ति हो रही थी कि नए नए पूंजीपति भी अब निकल रहे थे। अब नए नए पूंजीपति जब निकलेंगे तो उनको भी स्टेब्लिश होने में 30-40 साल समय लगेगा। तो जब इस समय 1813 का आएगा, तो यही पूंजीपति बाद में चल करके मांग करेंगे कि एक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका एकाधिकारवाद खत्म कर दिया जाए। तो एक तो ये उद्देश्य था, बहुत ही लॉन्ग टर्म का उद्देश्य था, क्योंकि नए नए जो पूंजीपति उनके लिए मार्केट चाहिए होगा। अब ये जाहिर सी बात है कि केवल यूरोप में ही वो मार्केट उन्हें नहीं मिल पाता, और भारत एक बहुत ही विशालकाय जनसंख्या वाला और बहुत ही विशाल भूभाग हुआ करता है, भूभाग है। चाइना है, और उधर जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे देश हैं, उन सब पे उनका आधिपत्य करना था, एक ताकि उनको बड़े मात्रा में बाजार उपलब्ध हो सके। तो ये पूर्ति कहाँ से स्टार्ट हुई? जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, तो बंगाल की दीवानी मिल गई। किसको मिल गई? ब्रिटिश को। ब्रिटिश ने उसमें कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब देखते हैं कि कैसे, ये तरीका क्या होगा कि वो इस काल में कैसे सरवाइव करेंगे। मेन चीज़ों पे, तरीके पे फोकस करना है हमें, वो उस पॉइंट को समझना है कि क्या तरीका है वो। अब पहला तरीका है राजनीतिक नीति में उन्होंने क्या बदलाव करेंगे। अब पहले से अब चली आ रही थी व्यवस्था, जो यानी जो दिल्ली में था या छोटे मोटे राज्यों में जो, यानी कोई मराठा भी था, वो अपना शासन अपने हिसाब से उस अपने क्षेत्र पर लागू कर रहे थे। लेकिन अब तो वो सब चीज़ें लगभग खत्म ही हो गई हैं। तो राजनीतिक नीति में, राजनीतिक पॉलिसी उनकी कैसी होगी? तो ध्यान देना, राज्यों के आपसी झगड़े से वो लाभ उठाएंगे, सबसे पहला। उसके बाद जो मित्र राज्य बनेंगे उनसे मिलकर के अन्य शत्रु राज्यों को घेरना, यानी कि घेरे की नीति है ये, यानी क्लोज्ड पॉलिसी अभी भी रहेगी। क्लोज पॉलिसी मतलब उनको घेरना है, एक तरह से अपने अंदर लाना है। अभी भी क्षेत्रों पर विजिट करेंगे, थोड़े थोड़े मात्रा में वो कर रहे हैं, लेकिन अभी वो काम 1813 के बाद जितने तेजी से होगा उतने पहले नहीं चला आ रहा था। अब उसका रीजन भी अभी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा था। और संधि करवाना, ये उनका उद्देश्य था। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ क्लोज्ड पॉलिसी, एक बंद पॉलिसी है, बंद नीति है, और घेरे की नीति है कि उनको घेरो, मतलब अपने पास मिलाओ, बहुत ज़्यादा मार झगड़ा भी नहीं, आराम से, क्योंकि बहुत चीज़ें इसकी वजह से उनका भी कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन संसाधन आराम से मिल रहे थे। दूसरा था प्रशासनिक नीति में क्या करेंगे। अब प्रशासनिक नीति में राज्य प्रशासन स्वयं देखना, राजस्व प्रशासन, सॉरी राजस्व, यानी दीवानी की बात हो रही है। मुगलिया कल्चर में यह चीज़ अलग थी, ऊपर केंद्र, फिर प्रांत, प्रांत में मतलब बख्शी और
कानून जो सिपा सलार वगैरह थे वो सब अलग अलग चीज थे, लेकिन जो राजस्व यानी वित्त व्यवस्था कौन देखेगा, उसका काम अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास वित्त होगा उसके पास ज़्यादा पावर होगी, इसीलिए इसको बोला जाता है द्वैत शासन। और वो कई मामलों में हस्तक्षेप भी करते, उन्हीं के आधार पर चीज़ें वहाँ पे लागू भी करवाई जा रही थी। तो प्रशासनिक नीति में उनका ये काम था, और अन्य जो व्यवस्था था और मुगली व्यवस्था पर ही लागू रहा। कोई खास बदलाव इसमें नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी जो उनके हाथों में चलेगी कि पैसा जिसके पास होगा वो चीज़ों को मेंटेन, आज लोग कहते नहीं अडानी अंबानी वगैरह, वो अगर इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात उनके हिसाब से थोड़ी पॉलिसीज तो आएगी। तो ठीक वैसे ही उनके पास भी ये चीज़ें चली गई थी। तीसरा था आर्थिक नीति, धन की निकासी प्रारंभ, यानी कि किस उद्देश्य क्या था इसका, ये उद्देश्य की पूर्ति आर्थिक नीति में कर रहे हैं। धन की निकासी यानी धन की बहुत बड़ी मात्रा में निकासी होगी। अब वही लंदन का इंफ्रास्ट्रक्चर, लंदन बनेगा, सब डेवलपमेंट वहाँ का होगा यहाँ के पैसों से। और इसकी निकासी से क्या होगा, यानी हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होगा, कृषि से जुड़े हुए जो भी रहे व्यवस्थाएं हैं वो भी डमाडोल हो जाएंगी। तो ये पॉलिसी थी। सामाजिक नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं, क्योंकि अभी भी उनको लग रहा था कि अभी हमें समाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अभी वो व्यवस्था भी नहीं थी कि उनको संभाल पाएँ, और कोई खास बदलाव नहीं। कानूनी वगैरह जब वो था, अभी आपको देख ही रहे कानून वगैरह उनके हिसाब से चल रहा है, तो वो नहीं चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो बीच बीच में देख ही रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा विरोध भी होता रहा है। सांस्कृतिक नीति, उसमें भी कोई खास नहीं, प्राच्यवादी, यानी कि उनके मतलब लोगों में जीना सिखा रहे थे, हम लोग ऐसे थे वैसे थे, तो खुश थे। जैसे अभी हम नहीं कहते थे हमारे यहाँ पिछले जन्म में हमने हवाई जहाज का पहले ही आविष्कार कर लिया था, हम लोग अभी भी पीछे के, हम आगे के बारे में नहीं सोचते। इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा साइंस की जो प्रगति है वो बहुत धीरे धीरे चल रही है। अब तेज़ी से चीज़ों को भी अब बदलाव होता जा रहा है, देख ही रहे हैं आप कि ये चीज़ कैसे बदलेगी। हम लोग हमेशा भैया आपके पास क्या है, हमारे पास भी जहाज़ थी भैया, देख नहीं रहे थे हम। अच्छा, अब लोग अभी बोलते हैं ये ब्रिज टेम्स नदी पे जो लंदन का ब्रिज बनाया है, फिर और भी बहुत सारी जगहों पे ब्रिज जो बनाया है उसका भी एग्जांपल लोग लगते थे। अच्छा, हमारे यहाँ तो रामचंद्र जी पहले से ही समुद्र पर बना दिए थे, समुद्र पर बना दिए थे। तो भाई जाहिर सी बात है कि समुद्र पे बना दिए थे, तो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर तो पहले से था। अरे अब बताओ ना क्या कर लोगे, अब बताओ। मेट्रो आई तो हमने किसकी मदद ली, जापान जैसे देशों की मदद ली, रसिया की मदद ली, और भी जो यूरोपियन कंट्री थी वो भी हेल्प कर रही थी। हम भी अब देखो हम किस में आत्मनिर्भर हुए, स्पेस में। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए कि हमने स्पेस में बहुत अच्छी अचीवमेंट पाई कि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हमारे खुद के साइंटिस्ट नहीं बोलते हैं कि हमारे यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं कर पा रहे कि जो हमारे यहाँ रुक करके हमारी चीज़ों को संभाल पाएँ। जो अच्छा खासा पड़ा, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो, जाहिर सी बात वो विदेश जाना चाह रहा है कि भाई वहाँ पैसा जाएंगे, हम अपना पैसा कमाएंगे, हम अपना देखेंगे। और वो वसुधैव कुटुंबकम वाली काम कर रहे हैं, मतलब हमारा सारा पृथ्वी परिवार, वो भी हमारा घर है, ये भी हमारा घर है। और फिर बीच बीच में कहीं कहीं नहीं आएगा राष्ट्र प्रेम वो भी जागता रहेगा। तो देख रहे हैं कोई खास बदलाव सांस्कृतिक नीति में नहीं है। तो ये चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। अब ये सब चीज़ें पॉसिबल कैसे होंगी, तो उनके कुछ गवर्नर और गवर्नर जनरलों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले ये जान लेंगे कि उनके गवर्नर जनरल क्या कर रहे थे ऐसा कि चीज़ें धीरे धीरे उनके पाले में जा रही थी। तो चलते हैं सबसे पहले, जिसको मैंने बहुत पहले भी बताया था, रॉबर्ट क्लाइव। इसने भारत में मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति की नींव ही रख दी कि भाई अब तुम जागो, अब हमने जो काम कर दिया वो वही व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल की संधि करके एक बहुत बड़ी चीज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में, बहुत बड़ी मात्रा में जो संसाधन मिलने वाला था वो बंगाल में, वो इसकी देन थी। अब दूसरा आया है वेरलेस्ट करके, जो 1767 से 69 तक रहा, केवल 2 साल। देख रहे हैं इसका टेन्योर 2 साल। उसमें उसने एक युद्ध भी लड़ा, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये हैदर अली के विरुद्ध था। हैदर अली एक बहुत ही शानदार, कहा जाता है कि टिंडुकुल में वगैरह में उसने शस्त्रागार की स्थापना की थी, और जस्ट 20-25 साल पहले की बात थी, मतलब अपने युद्ध ये इस समय के पहले से 15-20 साल जोड़ लो या 10 साल जोड़ लो। आई थिंक 1750-55 के उसने काम किया था, 1755 कहीं कहीं लिखा रहता है, उसने शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो हैदर अली बहुत ही दूर की सोच भी रखने वाला था और बहुत अच्छा अपने क्षेत्र में काम भी कर रहा था। लेकिन क्या है, उनके भी लोग, भाई कोई भी किसी से 100% खुश नहीं रह सकता, आप सब जानते भी हैं। तो ठीक वैसा ही इसके विरुद्ध भी एक षड्यंत्र स्टार्ट हो गया, और हैदर अली ने 1769 में मद्रास की संधि ब्रिटिश को करने को मजबूर कर दिया, यानी उनके पांव तक उखाड़ दिए। कितना बेहतरीन तरीका था उसका, शायद वो शक्तिशाली रहा होगा। बाद के समय में उसका कोई साथ न देने वाला बचा, इसकी वजह से ये चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई, और हैदर अली
अभी बाद में चल करके उसके साथ यही होगा, मतलब अभी तो वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो वो वेरलिस्ट आया, उसने ये काम किया, लेकिन वो अपने काम में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, एक तरह से ये कह सकते हैं। और वो इसलिए इसका टेन्योर भी 2 साल रहा, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कुछ कर पाया ताकि उसका टेन्योर बढ़ाया जा सके। फिर आए वॉरेन हेस्टिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका जो समय आप देखना 1772 से 85, यानी कि लगभग 13-14 साल रहा ये, और 14 सालों में बहुत कुछ करके जाएगा। और ये एक नए क्षेत्रों पर कैसे कब्जा करना है वो भी तरीका बता के गया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, यानी फर्स्ट अंग्रेजी मराठा का युद्ध हुआ, क्यों हुआ था ये याद रखना। पश्चिम में कपास की खेती बहुत अच्छी होती थी, सूरत वगैरह जो क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी खेती होती थी। और आपको पता है कि अभी मराठा परिसंघ का मतलब विघटन हो ही गया था, पहले ही आपको पता है कि 1761 में जब युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें मराठाओं की जब हार हुई थी, उसके बाद उनकी मतलब पतन का काल स्टार्ट हो गया। वो पतन था, वो निर्णायक युद्ध था, उसके बाद मराठा कभी शक्तिशाली बन ही नहीं पाए जो पहले थे। तो मराठा परिसंघ में आपस में प्रॉब्लम चल रही थी। तो एक रघुनाथ राव का व्यक्ति था, बहुत लोभी और लालची किस्म का था। तो आप उनके मराठाओं में भी उनका कोई सम्मान उतना नहीं है। जो पेशवा कुछ स्टार्टिंग के पेशवा रहे हैं, जैसे छत्रपति सिंह, संभाजी, सदाशिव जो 1761 के पानीपत के युद्ध, उनका भी नाम है। और जो बाजीराव मस्तानी में आपने देखा बाजीराव, पेशवा बाजीराव प्रथम, ये ऐसे कुछ नाम है जो मराठाओं को हमेशा गौरवान्वित महसूस कराते हैं। और बहुत ही गर्व की बात भी हमारे लिए भी है कि वो ऐसा करते थे, जिन्होंने मतलब बहुत सारी नीतियाँ उनकी भाई अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने एक स्पीच दिया था, जिसमें बोला था कि किसी भी प्रधानमंत्री के नीयत में खोट नहीं हो सकती है, नीति में जरूर खोट हो सकती है। तो ठीक वैसा ही हम वहाँ पे कोट कर सकते हैं कि हैदर अली, अभी ऐसा हम टीपू सुल्तान के बारे में जब उसका मूल्यांकन करेंगे तो समझेंगे उसके बारे में। तो वारेन हेस्टिंग का ये समय था कि क्या क्या रीज़न हुआ, कपास के उत्पादन की भूमि के लिए उनको चाहिए था, जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो कपास उत्पादन करना चाह रहे थे, इसकी वजह से वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दूसरा था मराठाओं के आंतरिक मामलों में स्वयं ब्रिटिश हस्तक्षेप करने लगी थी। तो और अब जो लोभी थे वो तो इसके साइड आ जाएंगे, सहयोग तो मिलेगा ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटिश यही काम कर रही थी, आपस में जो लड़ रहे थे उनको फूट डालो और शासन करो। तो वो 1775 में सूरत की संधि कर लेते हैं, और किसकी सहायता से, ब्रिटिश ही वहाँ पे हस्तक्षेप करती है, सहायता देती है, और रघुनाथ राव के द्वारा 1775 में सूरत की संधि हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ हद तक ये मामला शांत हो जाता है। लेकिन ये मामला शांत होने वाला नहीं था, और फिर जाकर के 1782 में एक और संधि होने जा रही है। अब यहाँ पे सालबाई की संधि जिसको कहते हैं, और उसमें मराठाओं और अंग्रेजों के बीच 20 वर्ष के लिए शांति संधि होती है। शांति मतलब 20 साल तक हम किसी को एक दूसरे को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन आपको ब्रिटिश को पता ही है कि ऐसा कुछ ही नहीं होने वाला है, वो छेड़छाड़ करते रहेंगे, इसीलिए ग्रेजुअली आंग्ल मराठा युद्ध चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके शासन में ये पहला का युद्ध ये हुआ। दूसरा युद्ध था उसने सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो रही है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध वेरलिस्ट के समय में हुआ, अब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था। वारेन हेस्टिंग ने, इसने भी दूसरा का मसाला क्षेत्र पर कब्जा हेतु, ये मामला था मसाला, हैदर अली भी चाह रहा था कि भाई मसाला पे हमारा कब्जा हो जाए, मसाला क्षेत्र पर व्यापार करे। और हैदर अली भी शायद दक्षिण के कुछ राज्यों और कुछ जो आइलैंड है उनके वहाँ भी मसाले का व्यापार हो रहा था, ऐसा रिसर्च में भी आया है। तो अब मसाले का मांग यूरोप में भी बहुत अधिक था, तो अंग्रेज भी उसके लिए टूट पड़े कि भाई हमें भी चाहिए। तो पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा था हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ निकटता, क्योंकि फ्रांसीसी नौ परिवहन का भी सुविधा दे रहे थे, उसके व्यापार में बहुत सहयोग वगैरह मिल ही रहा था थोड़ा बहुत, इसकी वजह से ब्रिटिश खपा थे। और ब्रिटिश ने तीसरा काम कर दिया, माहे क्षेत्र पर उस पर कब्जा कर लिया, यानी और माहे को हैदर अली एक संरक्षित क्षेत्र मानता था, एक सुरक्षित क्षेत्र था, और उसका एक बफर जोन भी क्षेत्र था, जिस पे हैदर अली ने अपने मतलब सम्मान के ऊपर ठेस मान लिया कि ब्रिटिश ने ऐसा करके हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाया। और हैदर अली ने तुरंत युद्ध के उद्घोष कर दिया। और जा करके 1782 में क्या हुआ, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे मृत्यु होती है, ध्यान देने आगे, उसका एक पुत्र भी था टीपू सुल्तान, ये बहुत ही विवादित कैरेक्टर भी है, इस पर मूवी भी बनने वाली थी शायद, उसको लेकर के अभी भी मतलब एक तबका और दूसरा तबका, एक ऐसा तबका है जो टीपू सुल्तान को मतलब आक्रांता मानता है, और एक दूसरा तबका है जो टीपू सुल्तान को बैलेंस के रूप में देखता है कि बहुत ही मतलब नीतियाँ उसकी खराब थी, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं है कि उसने बहुत गलत भी किया है। वो उस हिसाब से राज्य बहुत सारे लोग करते थे, बहुत सारे लोग हिंदू राजाओं का भी एग्जाम्पल देते हैं,
कि उन्होंने भी बहुत सारे अपने ही हिंदू मंदिरों को तोड़ा वगैरह, बहुत सारे विवादित है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम तो देखेंगे। तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को मैंगलोर की संधि करवाने को मजबूर कर दिया। यानी टीपू सुल्तान मतलब अभी इतना यंग जोश था, खतरनाक जोश था, उसने मतलब ब्रिटिश को पांव ही उखाड़ दिए। लगा कि अरे यार ये क्या, मतलब हमने एक ऐसे राजा को मारा जो वहाँ का मेन था, लेकिन क्या पता कि बीच से एक ऐसी चिंगारी निकलेगी जो बारूद बन जाएगी, और वो बारूद टीपू सुल्तान था जिसने मैंगलोर की संधि। और ये उसके पर्सनल लाभ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि टीपू सुल्तान अब सुल्तान बन गया और उसके सम्मान से भी लोग देखने लगे कि बहुत ही मतलब अच्छा उत्तराधिकारी के रूप में, और वो ऐसे उस लायक था भी। और इसमें कोई हर जाने देने का कोई रीज़न भी नहीं था, कोई करना भी नहीं था, और ब्रिटिश को वापस मतलब भेज दिया गया, बुरी तरह हराया। तो इसके बाद वारेन हेस्टिंग की भी इसके बाद वापस उसको जाना पड़ता है। फिर आपने तीसरे नंबर का, अब चौथा आएगा लॉर्ड कर्नवालिस। ये एक बेहतरीन रणनीतिकार यहाँ मैंने दिया है, ये इतना खतरनाक व्यक्ति है, इतना खतरनाक। अभी कॉर्नवालिस कोड वगैरह सब पढ़ेंगे हम आगे, जब प्रशासन की नीतियों के बारे में बात आएगी तो अभी हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लें तो कितना बेहतरीन होगा ये देखते हैं। इसके शासन में थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790-92 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, ये बहुत ही कुछ ऐसा चीज़ दे देगा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा शक्तिशाली बना देगा, और संसाधन, यानी इस चरण का जो फायदा यहाँ होने जा रहा है। टीपू द्वारा त्रावणकोर पर हमला। अब त्रावणकोर को, अब ये देखो उल्टा ठीक, त्रावणकोर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मानती थी कि ये भी एक संरक्षित क्षेत्र है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। आज के टाइम में देखो जैसे अंटार्कटिका वगैरह पे जब से पता चला कि पेट्रोलियम है, आयरन ओर वगैरह वगैरह बहुत सारे संसाधन मिले हैं, तो दुनिया भर के देश और उस पर, और अभी भी जस्ट हमारे यहाँ विधेयक भी इस पर पास हुआ है, तो उसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जा रहा है एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी, जियोग्राफी के पर्पज़ से भी, और पॉलिटिकल साइंस के भी पर्पज़ से, पॉलिटिक के पर्पज़ से भी, हिस्ट्री के भी पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो त्रावणकोर मामला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध छेड़ दिया। अब टीपू सुल्तान के अगेंस्ट कौन कौन अब आने जा रहा है। देखो अभी आपने यहाँ युद्ध देखा आपने मराठाओं का, अब यहाँ पे किसके साथ कौन कौन मिलने जा रहा है, ब्रिटिश के साथ मराठा निज़ाम भी कुछ इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि टीपू सुल्तान वगैरह ने कुछ चीज़ों की और कुछ अलग कम्युनिटी भी उसके अगेंस्ट भी थी, कुछ उसके कारनामों की वजह से, जो भी उसके मूल्यांकन में आपको बताएंगे। और लेकिन यह ध्यान देना, टीपू सुल्तान बहुत ही बेहतरीन रणनीतिकार था, और उसको 1 वर्ष तक अकेले सामना किया, और फिर जाकर के रंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में, और इसमें टीपू सुल्तान मतलब हार गया था और संधि हो गई थी, और उसको लगभग 3-4 करोड़ हर्जाने के रूप में भी देने पड़े थे, कुछ क्षेत्रों को देना पड़ा गया था, और इवन मसाला का क्षेत्र भी उसको मिल ही गया था ब्रिटिश को। तो एक तरह से बहुत ही ताकतवर बड़ा मतलब क्षेत्र, उसको बहुत ही संसाधन युक्त क्षेत्र मिल गया था। तो ये हो गया। कॉर्नवालिस ने ऐसा काम है, बहुत ही बेहतरीन काम है। कॉर्नवालिस अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। ये सब संरक्षित रहे, इनको भी हम संरक्षित करते हैं, जितने भी गवर्नर जनरल हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे वो उस पर हम जरूर डिस्कशन करेंगे। कॉर्नवालिस कोड वगैरह बहुत अभी कुछ आने वाला है, इन्हें सिविल सेवा का जनक भी बोला जाता है, के बारे में पढ़ेंगे हम अलग से भी। लॉर्ड वेलेस्ली, इसके बीच में भी आते हैं, जॉन शोर हैं जो इसके 92 के बाद 93 से लेकर 97 तक रहते हैं, वो वगैरह वगैरह बहुत हैं। वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली जो इंपॉर्टेंट उन्हीं के बारे में है, उसके वजह से क्योंकि युद्ध नहीं उतना होता है। फ्रांसीसी विस्तार को भारत में बढ़ने दो, क्योंकि अब वो नेपोलियन का बिगाड़ था। आपको पता है कि नेपोलियन एक सेनापति था, विश्व इतिहास में भी ये बात है। तो वहाँ पे विश्व स्तर पर भी तो कुछ चीज़ें चल रही थी, फ्रांसीसी अपना शक्ति बढ़ा रहा था, और फ्रांस इतना ताकतवर हो गया था कि ब्रिटेन इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि कहीं ब्रिटेन भारत है उपनिवेश, वो फ्रांस ना कब्जा कर ले या फ्रांस न वापस से शक्ति में लाए। आपको पता है 1760 में फ्रांसीसी सेना को बांडीवास के युद्ध में हराया गया था, तो अंतिम रूप से निर्णायक रूप से हार भी जाती है, लेकिन वो कहीं न कहीं अंदर थोड़ा बहुत लोग थे बचे हुए, अंदर फुदकते भी थे। तो जब नेपोलियन जब चला तो ये इनको कुछ ताकत भी मिलना स्टार्ट हो गया था, तो उसकी विस्तार को रोकने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा गया। तो वो युद्ध, उसका नीति क्या था, युद्ध करना और सहायक संधि के माध्यम से लोगों में आपस में समझौता कराना। तो उसके शासन में 4th आंग्ल मैसूर वॉर हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान आखिरी बार हार जाता है और उसकी जिसमें मृत्यु हो जाती है।
टीपू सुल्तान की फ्रांसीसी से सहायता, रीज़न क्या था? टीपू सुल्तान भी फ्रांसीसी, जिस तरह से हैदर अली ने ये रणनीति अपनाई, और उसके मूल्यांकन में जब टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, जस्ट इसका अगला होगा, तो उसके बारे में बड़ा विस्तार से, उसने मतलब वैश्विक स्तर पर भी अपने राजदूत भेजे, जैसे अफगानिस्तान भेजा, तुर्की भेजा, मॉरिशस में भेजा, और ये सब नए रिसर्च, और उसने मतलब ऐसा बोला तोप खाने का भी मतलब उसने स्थापना भी करवा दी थी, मतलब, और ऐसा कहा कि परमाणु अस्त्रों का भी विकास करना शुरू कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि शायद दूरदर्शी था ये, और बहुत आगे की देख रहा था। शायद होता अगर मराठाओं के बाद अगर कोई भारत को अगर कोई विजिट करने की सोचता, तो वो टीपू सुल्तान था। एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है ये इस मामले में अगर देखा जाए तो काफ़ी विवादित है ये भी। तो उसके बाद उसने, आपको पता है ये टीपू इसमें मारा गया। टीपू को वो श्रीरंगपट्टनम के किले पर वो लड़ता हुआ मारा गया है, और उसने अंतोगत्वा हार नहीं मानी थी। ये भी याद, और ये पहला सुल्तान भी है, याद रखने की बात है, ये पहला सुल्तान भी है जो युद्ध में मारा गया है। और ब्रिटिश इसके बारे में बहुत बखान भी करती है कि हमने नहीं ऐसे करवाया वैसे करवाया। आपको पता है हमें उनकी भी अंदर थिंकिंग क्या करके करना है। ऐसा भी जब भारत में खुदाई चल रही थी तो ब्रिटिश जो थे अपने आप को बहुत सभ्य और बहुत पहले से मतलब विकसित मानते थे। उनको ये नहीं पता था कि भारत में भी कोई सभ्यता है। जब पहली बार दयाराम साहनी के नेतृत्व और अलेक्जेंडर कनिंघम वगैरह थे, तो जब खुदाई चल रही थी, तो जब नीचे निकलने लगा कि सभ्यता जब उभर के आई, तो इन्होंने अपने आप को झेप गए, और एक वाक्य से जब मतलब इनके अंदर उपजा कि और हम लोग जिस समय जंगलों में नंगे होकर के घुमा करते थे, तो भारतवासी सूट पैंट पहन करके विचरण करते थे, और महलों में, यानी कि महलों में रहते थे, घरों में रहते थे, जिनका वो भी बहुत ही विकसित और परिष्कृत नगर निर्माण टाउन प्लानिंग थी इनकी, कि काफ़ी, और उसको तुलना प्रेजेंट के अमेरिका से भी की जाती है कि बहुत अच्छा मतलब टाउन प्लानिंग सिस्टम था, और कितना बढ़िया ड्रेनेज, उस समय डस्टबिन का उपयोग, मतलब काफ़ी, मतलब आपको पता चल जाएगा इंडस सिविलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो मज़ा आता है कि क्या बात थी, क्या हम लोग तो वही हम लोग अभी पुराने क्यों जी रहे हैं। हमारे पास थी उस सभ्यता को, हमें आगे बढ़ाने का मौका मिला तो हम उस काम को क्यों नहीं करते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम लोग 70 सालों से इसी बात का कभी कभी बीच में रोना है, हमारे यहाँ ये था, हमारे वहाँ वो था, हमारे वहाँ वो था। हम लोग क्यों रो रहे हैं? आगे बढ़ें, अपने देश को फिर से गौरवान्वित महसूस कराएं, उनको गौरवान्वित महसूस कराएं। तो ये होता है। उसके बाद 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है। तो ये पूरा ये चरण था जो हम आप लोगों को समझाया यहाँ पे। इसके बाद हम जो अगला टॉपिक हम लेकर के आएंगे वो टीपू सुल्तान का मूल्यांकन से संबंधित है। तो टीपू सुल्तान कैसा व्यक्ति है ये अगला हम पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट है वो तो आएंगे। ये टीपू सुल्तान के, क्योंकि थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है इसको, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी मुझे देखता हूँ कल या परसों इस पे एक 7-8-10 मिनट का वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा। तो चलते हैं, ठीक है। कल बात करेंगे अब इस पे। अगला टॉपिक जो क्लास 6 होगा उसमें हम लोग टीपू सुल्तान को और बाकी के कुछ उनकी जो नीतियाँ थी प्रशासनिक थी उस पर भी चर्चा करेंगे आगे चल करके। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस वगैरह वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल उनके ऊपर भी थोड़ी चर्चा की जाएगी। तो बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को बोरिंग हिस्ट्री विद विनय दुबे को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये सब आपके लिए ही है, और मैं ऐसे हमें प्रेरणा दीजिए और मैं आगे वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।